गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, अपन लास्ट क्लास के अंदर मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने 6-7 जो मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन कर लिया था और लगभग 2 आपके मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं शेष बच रही थी। एक बच रही थी लवणीकरण और दूसरा है पेडोटर्बेशन। इन 2 प्रक्रियाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं लवणीकरण जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहला जो अपना टॉपिक चल रहा है वो लिखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। देखो बच्चों, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं अपन पढ़ रहे थे और मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में अपने जो 8-9वें नंबर की प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं लवणीकरण। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया के माध्यम से मृत्तिका का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, इसकी यदि हम बात करें तो सामान्यतः लवणीकरण उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिस प्रक्रिया में मृदा के ऊपर लवणों का जमाव हो जाता है। अर्थात मृदा की सबसे ऊपर की जो परत होती है, पृष्ठीय परत जो सतह जो होती है, उस पृष्ठीय सतह के ऊपर लवण जमा हो जाते हैं और लवण जमा होने के कारण ऊपर वाली जो परत होती है बच्चों वो सफ़ेद कलर की सफ़ेद रंग प्रदर्शित करने लग जाती है। अर्थात इस प्रक्रिया को मृदा की पृष्ठ सतह पर लवणों के जमा होने की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को लवणीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं बच्चों कि मृदा की पृष्ठ सतह पर लवणों के जमा हो जाने की क्रिया लवणीकरण कहलाती है। देखो बच्चों, मृदा की पृष्ठ सतह जो होती है उस पृष्ठ सतह पर लवणों के जमा हो जाने की क्रिया लवणीकरण कहलाती है। आगे देखो बच्चों, ये जो लवणीकरण की प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप मृदा के सबसे ऊपर वाली सतह पर सफ़ेद रंग का जो पदार्थ होता है वो जमा हो जाता है। अर्थात ये सफ़ेद रंग का पदार्थ ही लवण होते हैं। पृष्ठ मृदा पर इस दौरान सफ़ेद चूर्ण जमा हो जाता है। इस दौरान बच्चों मृदा की जो पृष्ठ सतह होती है उसके ऊपर सफ़ेद चूर्ण जमा हो जाता है। सामान्यतः ये जो चूर्ण होता है सफ़ेद रंग का, यह आपके सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट हो सकता है। सामान्यतः यही आयन होते हैं, यही लवण जो होते हैं वो लवणीकरण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्यतः सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट ही जमा होते हैं। सामान्यतः मृदा पृष्ठ पर सोडियम के क्लोराइड या सल्फेट जमा होते हैं। यह ध्यान रखना बच्चों कि ये जो लवणीकरण की प्रक्रिया होती है उस लवणीकरण की प्रक्रिया में जो आपके लवण जमते हैं वो सोडियम के क्लोराइड होते हैं या फिर सल्फेट हो सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ कारण होते हैं जिन कारणों से लवणीकरण की प्रक्रिया संपादित होती है। सामान्यतः ये उन क्षेत्रों में अधिक होती हैं जिन क्षेत्रों के अंदर जल स्तर उच्च होता है। अर्थात का भूमिगत जल जो होता है वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है, जिस कारण उसके अंदर उपस्थित जो लवण होते हैं वो मृदा की ऊपरी वाली सतह पर क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाता है। इसके अलावा यदि जल निकास की कमी होती है कि मृदा खेत के अंदर या उस आसपास की मृदा के अंदर जल निकास की कमी होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आपके लवणीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, यदि जो सिंचाई जल प्रयुक्त किया जाता है मृदा में फसलों के अंदर जो सिंचाई जल दिया जाता है
उसके अंदर यदि घुलनशील लवण होते हैं तो वो लवण भी लवणीकरण की जो क्रिया है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण लवणीकरण की क्रिया सामान्यतः अधिक मात्रा में पूर्ण होती है। तो अपन यहाँ नोट करें तो उच्च जल स्तर जल निकास की कमी या सिंचाई जल में उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा के कारण लवणीकरण की क्रिया होती है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो क्रिया होती है ये क्रिया आपके उच्च जल स्तर, जल निकास की कमी या सिंचाई जल के अंदर लवणों की उपस्थिति के कारण ये जो लवणीकरण की क्रिया होती है वो संपादित होती है। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं अगली जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन क्या होती है उसके बारे में अपन यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। देखो बच्चों, पेडोटर्बेशन मृदा निर्माण की ही एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मृदा के विभिन्न संस्तर जो होते हैं उन संस्तरों के अंदर जो उपस्थित विभिन्न प्रकार की मृदाएं होती हैं उन मृदाओं को आपस में मिश्रित या मिश्रण तैयार कर दिया जाता है। अर्थात मृदा की ये जो विभिन्न संस्तरें होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं पाई जाती हैं उन मृदाओं को आपस में मिल जाने की प्रक्रिया ही पेडोटर्बेशन कहलाती है। तो अपन यहाँ इसको लिखते हैं पहले कि मृदा संस्तरों में उपस्थित मृदा के विभिन्न प्रकारों का आपस में मिलकर मिश्रण तैयार होना ही पेडोटर्बेशन कहलाता है। देखो बच्चों, पेडोटर्बेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतः जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं होती हैं मृदा संस्तरों में जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं होती हैं उन मृदाओं का मिश्रण तैयार हो जाता है। अलग अलग प्रकार की मृदाएं मिलकर एक मिश्रित मृदा का रूप तैयार कर देती हैं। इस प्रक्रिया को पेडोटर्बेशन कहते हैं। सामान्यतः बच्चों ये जो प्रक्रिया होती हैं ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में उपस्थित या कुछ जीव होते हैं, जीव जंतु बोल सकते हैं अपन उनको, जैसे आपके दीमक है, केंचुआ है, चींटी है आदि जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं, गाद बनाने वाले जीव हैं जो मृदा को क्या करते हैं, मृदा को आपस में मिलाकर मिश्रण तैयार कर देते हैं। तो पेडोटर्बेशन में सहायता करने वाले जो जीव होते हैं बच्चों वो आपके दीमक है, केंचुए और चींटी है आदि जो जीव हैं ये क्या करते हैं, पेडोटर्बेशन में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर लिखें दीमक, चींटी, केंचुआ आदि गाद तैयार करने वाले जीव वनस्पति व मृदा अवयव को आपस में मिलाकर जीव वनस्पति व मृदा अवयव को आपस में मिलाकर
पेडोटर्बेशन में पेडोटर्बेशन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। देखो बच्चों, ये जो जीव होते हैं, ये जीव पेडोटर्बेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करने का काम करते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये अपने मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं वो मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं संपूर्ण होती है। मृदा निर्माण की जो सभी प्रक्रियाएं हैं उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों अपन आगे देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, अपन यहाँ पे मृदा निर्माण की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों की अपन चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कुछ अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको प्रतिपादित किया था। सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं वीवी डोकुचेव की, जिन्होंने 19वीं सदी के अंदर सन 1900 के अंदर मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपना मत दिया। और उन्होंने बताया कि ये जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, वीवी डोकुचेव हैं जो मृदा वैज्ञानिक हैं, उनको मृदा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, वीवी डोकुचेव मृदा विज्ञान के जनक भी कहलाए जाते हैं। तो यहाँ अपन सबसे पहले लिखते हैं कि सर्वप्रथम वीवी डोकुचेव ने उन्नीससौ ईस्वी में मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा। देखो बच्चों, सर्वप्रथम 19वीं सदी के अंदर सन 1900 के अंदर वीवी डोकुचेव ने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को 3 भागों में बांट दिया। और उन्होंने बताया कि ये 3 कारक कौन कौन से हैं। एक कारक है बच्चों पैतृक पदार्थ, मृदा का निर्माण के लिए जो पैतृक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं वो। दूसरा है जलवायु और तीसरा है जीव मंडल। तो बच्चों, इनके अनुसार कारकों को 3 भागों में बांटा गया है जो निम्न है। पहला है बच्चों पैतृक पदार्थ, मृदा निर्माण के पैतृक पदार्थ। दूसरा है बच्चों जीवमंडल और तीसरा है जलवायु। वीवी डोकुचेव के अनुसार बच्चों ध्यान रखने की बात है कि ये 3 कारक होते हैं जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला है पैतृक पदार्थ, दूसरा है जीवमंडल और तीसरा है जलवायु। देखो बच्चों, ध्यान रखना कि वीवी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, वीवी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
मृदा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है वीवी डोकुचेव को। आगे हम बात करते हैं बच्चों, तो 1949 के अंदर, सॉरी 1941 की बात करते हैं पहले। 1941 के अंदर एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेनी। जेनी ने मृदा निर्माण की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उस मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को संबंध में एक सूत्र प्रतिपादित किया है। उस सूत्र के बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं सन 1941 में जेनी ने मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य एक सूत्र प्रतिपादित करके संबंध स्थापित किया। देखो बच्चों, इन्होंने जेनी ने 1941 के अंदर मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उन कारकों के मध्य एक सूत्र प्रतिपादित किया, और ये जो सूत्र था, ये सूत्र क्या करता था, इनके मध्य एक संबंध स्थापित करता था। तो बच्चों अपन इसके सूत्र की बात करें तो यहाँ पे इसके सूत्र के अंदर कुछ शब्दांश प्रयुक्त किए गए हैं शॉर्ट रूप में, जो आपके हैं यहाँ पे ये एस जो है वो है बच्चों सोइल मृदा है, और इसके अलावा आपके जो सीएल है वो जलवायु है, क्लाइमेट है, और आपके जो बी है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ जहाँ ये सूत्र प्रतिपादित किया था जिन्होंने, जहाँ पर एस बराबर क्या है मृदा, एफ बराबर है कार्य, सीएल बराबर है बच्चों जलवायु, क्लाइमेट जलवायु है, और बी जो है वो है बच्चों बायोस्फीयर जीवमंडल, और आर पैतृक पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है पैतृक पदार्थ, पी है बच्चों स्थलाकृति, 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 और टी है बच्चों समय। तो इन्होंने इस सूत्र के माध्यम से बताया कि जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है वो इन सभी कारकों के कार्य के ऊपर निर्भर करती है। सीएल जलवायु, अर्थात इन्होंने 5 भागों के अंदर मृदा निर्माण के जो कारक हैं उनको 5 भागों में बांट दिया, और ये सूत्र प्रतिपादित किया है जेनी ने 1941 के अंदर, जहाँ पर सीएल जो है वो है जलवायु, बी है जीवमंडल, आर है पैतृक पदार्थ, पी है स्थलाकृति, और टी है समय। इस आधार पर इन्होंने जो प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद अपन बात करते हैं अगले कारक के बारे में कि अगले वैज्ञानिक ने किस प्रकार से अपने कारक प्रतिपादित किए। तो 1949 की बात है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोफे। जोफे ने 1949 के अंदर मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों को 5 भागों में बांटा, अर्थात उन्होंने 5 भाग बताए जो क्या हैं मृदा निर्माण करने वाले कारक, मृदा निर्माणों को प्रभावित करने वाले कारक थे। ये कारक जो थे उन्होंने जो 5 बताए थे उन 5 को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, और 2 वर्गों को उन्होंने फिर उप वर्गों में बांटकर मृदा निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसका स्पष्टीकरण प्रतिपादित किया। तो अपन यहाँ सबसे पहले लिखते हैं बच्चों कि जोफे ने 1949 में मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित
करने वाले कारकों को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। देखो बच्चों, इन्होंने 5 भागों में बांटा है, लेकिन इन्होंने पहले 2 मुख्य भाग बनाए और फिर उन 2 भागों के अंदर इन्होंने क्या किया, इन 5 भागों को रख दिया है। तो 5 भागों में बांटा, जिन्हें इन्होंने 2 वर्गों में रखा, 2 वर्गों में रखा। देखो बच्चों, इन्होंने जो 2 वर्ग बनाए थे वो 2 वर्ग थे। पहला है सक्रिय कारक और बच्चों दूसरा है निष्क्रिय कारक। पहला कारक जो है बच्चों वो सक्रिय कारक है और दूसरा कारक जो है वो है निष्क्रिय कारक। अब अपन यहाँ बात करते हैं सबसे पहले सक्रिय कारक के बारे में। तो बच्चों ध्यान रखना, सक्रिय कारक के बारे में हम बात करते हैं तो सक्रिय कारक के बारे में उन्होंने कहा कि इसके अंदर वो कारक सम्मिलित होते हैं जो ऊर्जा को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अर्थात उस मृदा निर्माण की प्रक्रिया जब होती है इन कारकों के द्वारा या इन कारकों से जब प्रभावित होती है तो उस दौरान ऊर्जा खर्च होती है। और इस कारकों में उन्होंने जलवायु और जीवमंडल 2 भागों में बांट दिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इस वर्ग में वे कारक रखे गए जिनके कारण ऊर्जा खर्च होती है। देखो बच्चों, इस वर्ग के अंदर वे कारक रखे गए जिसके कारण क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण दें कि इसके अंदर कौन कौन से आपके कारक रखे गए हैं, तो बच्चों पहला है जलवायु और दूसरा है जीवमंडल। पहला जो बच्चों का है, पहला है जलवायु और दूसरा है जीवमंडल। बच्चों इन्होंने क्या किया कि जलवायु को भी आगे 2 भागों में बांट दिया। एक है वर्षा, जिसे वर्षण या जल बोलते हैं, और दूसरा है तापक्रम या फिर तापमान। इस प्रकार से इन्होंने 2 भागों में आगे इसका और डिवाइड कर दिया। इसके बाद दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा जो कारक है वो इनके अनुसार है निष्क्रिय कारक। जोफे के अनुसार मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक जो है वो है निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक के अंतर्गत वह कारक रखे गए बच्चों जिनके कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और एक्चुअल में ये जो निष्क्रिय कारक होते हैं यही आपके सक्रिय कारकों के मुख्य आधार होते हैं। सक्रिय कारक निष्क्रिय कारकों के आधार के ऊपर ही अपनी क्रिया को संपादित करते हैं। इसमें कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं उनकी अगर हम बात करें तो बच्चों पैतृक पदार्थ है, इसके अलावा आपके स्थलाकृति है और समय है। ये 3 कारक हैं जिनको इन्होंने निष्क्रिय कारक की संज्ञा दी है। तो अपन इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस वर्ग में वे कारक हैं जिनके कारण ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ध्यान रखना बच्चों, इस वर्ग में वे कारक रखे गए हैं जिनके कारण ऊर्जा खर्च नहीं होती है। आगे हम बात करें तो ये कारक सक्रिय कारकों के लिए मुख्य आधार हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये जो कारक होते हैं ये आपके सक्रिय कारकों के लिए मुख्य आधार होते हैं। इसके अंदर उदाहरण की अगर हम बात करें तो बच्चों इसके अंदर आपके रखे गए हैं पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और उसके साथ है समय। ये 3 कारक जो हैं बच्चों ये आपके निष्क्रिय कारक के अंदर रखे गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार।
देखो बच्चों, ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो जोफे के कारक हैं उनका यदि हम वर्गीकरण करके यहाँ चार्ट बनाएं तो चार्ट बना के भी इसको एक बार देख लेते हैं। फिर अपन इन कारकों के बारे में, जो 5 कारक हैं उन कारकों के बारे में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रभावित करने वाले कारक, इसको इस प्रकार से लिखते हैं अपन। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जोफे के अनुसार, जोफे के अनुसार। इसके अनुसार बच्चों ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक होते हैं सक्रिय कारक और दूसरे होते हैं बच्चों निष्क्रिय कारक। पहला सक्रिय कारक है और दूसरा है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है बच्चों जलवायु। पहला जो कारक है वो है जलवायु और दूसरा है जीवमंडल। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जलवायु को आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्षा या उसको बोलते हैं वर्षण, और इधर है आपके तापक्रम या उसको बोलते हैं अपन तापमान। तापक्रम या तापमान एक ही बात है। ये जलवायु है उसको 2 भागों में बांट रखा है। इधर अपन निष्क्रिय कारकों की बात करें बच्चों, तो इन निष्क्रिय कारकों को इन्होंने अपने हिसाब से 3 भागों में बांट रखा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग की अपन यहाँ चर्चा करते हैं तो बच्चों वो है पैतृक पदार्थ। दूसरा है बच्चों स्थलाकृति, दूसरा स्थलाकृति, और तीसरा है बच्चों समय। देखो बच्चों इस हिसाब से उन्होंने जोफे ने अपना वर्गीकरण कर रखा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को पहले 2 भागों में, एक सक्रिय कारक है दूसरा निष्क्रिय कारक है। सक्रिय जो कारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जलवायु दूसरा जीवमंडल। जलवायु 2 भागों में बांट रखा है, वर्षा या तापक्रम, और निष्क्रिय कारक 3 प्रकार के हैं, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इन कारकों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।